हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वेक्टर्स। ठीक है जी, वेक्टर्स का काफ़ी सारा बैच काम हमने थ्योरी बैच में कर लिया जी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करवा रहा हूँ, कुछ वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो वही चीज़ें रिपीट है उसको आराम से सुनिए और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो कॉपी में नोट करिए और जो न्यूमेरिकल वगैरह वो भी अपने अनसॉल्व समझ के दोबारा सॉल्व करिए। सुनिए, वेक्टर्स वेक्टर्स क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड हो, जिसकी डायरेक्शन हो, दैट क्वांटिटी इज अ वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, जिसकी डायरेक्शन भी हो, दैट क्वांटिटी इज अ वेक्टर। बट इतनी चीज सफिशिएंट नहीं है। इनको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई में मैं दो चीजें यूज कर रहा हूं। एक ये चीज है, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और ये चीज यूज करें इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सेपरेट रूल्स हैं। वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होगी जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। इसको प्लस करने के लिए वेक्टर लॉज हैं, माइनस करने के लिए वेक्टर लॉज हैं, मल्टीप्लाई के डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए वेक्टर के लॉ है। बट ध्यान रखना, वेक्टर्स कैन नेवर बी डिवाइडेड, ध्यान से नोट करो तो, वेक्टर्स कैन नेवर बी डिवाइडेड। वेक्टर्स कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते। जो क्वांटिटी ये सभी रूल्स ओबे करेगी, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने के रूल्स वेक्टर्स के हो और डिवाइड कभी होना, दैट इज अ वेक्टर। इसकी एग्जांपल होगी लाइक डिस्प्लेसमेंट, लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इंपल्स, मोमेंटम, ये सभी ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट है स्केलर्स। स्केलर्स वो क्वांटिटीज हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और या तो डायरेक्शन होना, या अगर डायरेक्शन है तो उसका डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वैसे तो डायरेक्शन उनकी नहीं होती है, बट अगर हो तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है डायरेक्शन का। ये स्केलर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारा कुछ हो सकते हैं जी। इसकी एग्जांपल लाइक डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, वर्क, ये सभी स्केलर्स हैं। ये सभी स्केलर्स हैं। कुछ एक्सेप्शंस नोट करिए, इनकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जी। कुछ क्वांटिटीज होती हैं लाइक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, स्ट्रेन, दे आर टेंसर। टेंसर होती हैं जो क्वांटिटीज ना स्केलर है ना वेक्टर है, लाइक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, स्ट्रेन, दे आर नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, दे आर टेंसर। कुछ क्वांटिटीज हैं लाइक सरफेस एरिया, कुछ क्वांटिटीज हैं लाइक सरफेस एरिया, इट इज बोथ अ स्केलर एज वेल एज वेक्टर, बोथ है जी। हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको स्केलर मान लो, वेक्टर मान लो जी, वेक्टर मान लो। ठीक है जी। करंट है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। करंट है, हम बोलते हैं कि इस वायर में करंट जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट फिर भी ये स्केलर है क्योंकि ये वेक्टर के कोई लॉ ओबे नहीं करता। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखना, अगर इसकी वैल्यू स्मॉल है, तो है ये वेक्टर। अगर इसकी वैल्यू लार्ज है, देन इट इज अ स्केलर। ठीक है जी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर वैल्यू स्मॉल है, देन इट इज अ वेक्टर। अगर इसकी वैल्यू लार्ज है तो स्केलर है। नेक्स्ट है, वेक्टर्स को ऐड करने के कुछ रूल्स बता रहा हूं। फर्स्ट है ट्राइंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जी, जिसको मैंने ऐड करना है, उसको ट्रायंगल की दो साइड्स के साथ रिप्रेजेंट कर लो। ध्यान रखना रिप्रेजेंट कैसे करने, जहां पे एक वेक्टर खत्म हुआ दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो गया, ये वाला एंगल है थीटा, इसमें ये वाला एंगल है थीटा, और ये इसका रिजल्टेंट आ गया आर। यहां से P खत्म हुआ, Q स्टार्ट हो गया, इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर।
दे आर इन द सेम ऑर्डर, और ये रिजल्टेंट का एंगल है बीटा, ये रिजल्टेंट का एंगल है बीटा। ठीक है जी। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा जी, फॉर्मूला इसमें जो इसमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला है कि अगर दो वेक्टर्स p और q इनको ट्रायंगल लॉ के मुताबिक ऐड कर दें तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला r² इज इक्वल टू p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है। और tan बीटा का फॉर्मूला है q sin थीटा ओवर p प्लस q cos थीटा। tan बीटा का फॉर्मूला जी q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट केस है अगर थीटा 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट की वैल्यू a प्लस b होगी। ये ध्यान रखना, इट विल बी मैक्सिमम। अगर थीटा 0 डिग्री होएगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी a प्लस b, इट विल बी मैक्सिमम। और tan बीटा की वैल्यू यहां पे आ जाएगी, थीटा 0 फिल करोगे sin 0 0, तो tan बीटा विल बी इक्वल टू 0। सेकंड केस अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो p² प्लस q² cos 90 0 हो गया, तो r² इज इक्वल टू p² प्लस q² आ जाएगा। और tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां से q बाई p, sin 90 1 हो गया, cos 90 0 हो गया। और थर्ड केस है जी, हाँ जी, इसके बाद हम इसका थर्ड केस देखो जी। थर्ड केस है अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी so resultant will come out to be p minus q and that resultant will be minimum। और ये रिजल्टेंट मिनिमम होएगा, ध्यान रखना, ये मैक्सिमम होएगा जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होएगी और मिनिमम होएगा जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होएगी। और tan बीटा अगर इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 180 फिल करूंगा sin 180 विल बी 0, सो tan बीटा विल कम आउट टू बी 0। ये ट्रायंगल लॉ है। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ। इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ। बेसिक डिफरेंस देखो जी, ट्रायंगल लॉ में जैसे एक वेक्टर खत्म हो रहा है, सेकंड वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, बट पैरेललोग्राम लॉ में ऐसा नहीं है। पैरेललोग्राम लॉ में दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। पैरेललोग्राम लॉ में दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये चीज है रिजल्टेंट आर। बट दोनों में किस कॉमन है जी, जो बीटा एंगल है वो कॉमन है। जो बीटा एंगल है दैट इज बिटवीन पी एंड आर, यहां पे भी पी और आर के बीच में है। जो बीटा एंगल है दैट इज बिटवीन पी एंड आर, वो सेम है दोनों में, ठीक है। जो फॉर्मूले ट्रायंगल लॉ में आएगा सेम फॉर्मूले पैरेललोग्राम लॉ में आएंगे। r² इज इक्वल टू p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, tan बीटा इज इक्वल टू q sin थीटा ओवर p प्लस q cos थीटा। ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करो या पैरेललोग्राम लॉ से, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई फर्क ही नहीं है। एरो ध्यान से देखो जरा, जो ट्रायंगल लॉ है उसमें एरो ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखो जरा, इसको हाईलाइट करो एरो को। ये p का एरो है, ये q का एरो है। p खत्म हो रहा है तो q स्टार्ट हो रहा है, तो ये रिजल्टेंट का एरो है। ये ध्यान रखने वाली चीज है। बट पैरेललोग्राम लॉ में स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम, ओके। इसके बाद है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ में क्या चीज है, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ में सिर्फ ये है कि हम एक बार में दो वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। अगर मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं उनको ऐड करना है तो उसको पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट कर लो। पॉलीगन, पॉली मींस बहुत सारी साइड, पॉलीगन जिसकी बहुत सारी साइड्स हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ध्यान रखना ये ट्रायंगल लॉ के मुताबिक है, एक साइड खत्म होगी सेकंड स्टार्ट हो गया, सेकंड खत्म हो गया थर्ड स्टार्ट हो गया, तो क्लोजिंग साइड विल बी द पॉलीगन, क्लोजिंग साइड विल बी द पॉलीगन। तो
तो यहाँ पे रिजल्टेंट होगा R इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन आती है कि अगर क्लोजिंग साइड बचे ही ना, कि जैसे ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है, ये वेक्टर D है, वेक्टर D यहीं पे पहुंच गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा? इस केस में रिजल्टेंट विल बी 0। इस केस में रिजल्टेंट आ जाएगा 0। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो गए, वहीं पे पहुंच गए, तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स विल बी 0। ये चीज ध्यान रखनी है। अब मैं सिखा रहा हूं जी सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, देखिए जी सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स वैसे तो एडिशन के मुताबिक ये कोई ज्यादा फर्क ही नहीं है जिसमें। एडिशन में क्या हो रहा है, सबट्रैक्शन में क्या हो रहा है वेक्टर्स में, ये ध्यान से देखिए। जब एडिशन की बात कर रहे हैं तो ये दो वेक्टर्स हैं P और Q, ये वाला एंगल है थीटा, तो ये रिजल्टेंट है R, ये वाला एंगल है थीटा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है R इज इक्वल टू P प्लस Q, ठीक है। बट जब सबट्रैक्शन की बात करते हैं, सपोज मैं P माइनस Q सॉल्व करना चाह रहा हूं, P माइनस Q सॉल्व करना चाह रहा हूं, तो ध्यान से देखो क्या फर्क पड़ गया इसमें। ये वेक्टर है P, ये वेक्टर है Q, इसमें एंगल है थीटा, तो माइनस Q इस तरफ आ गया। P माइनस Q मेरे को सॉल्व करना है, तो ये हो गया रिजल्टेंट R। बस जो पैरेललोग्राम बनी है उसके अंदर एंगल देखो, उसके अंदर एंगल होगा जी 180 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल है बीटा। ध्यान रखो जो बीटा एंगल तो बिटवीन P एंड Q, P और R ही मार्क कर रहा हूं, जो बीटा एंगल है बिटवीन P एंड R। जो पैरेललोग्राम के अंदर एंगल है बस वो देखो, पैरेललोग्राम के अंदर एंगल है जी 180 माइनस थीटा। अगर ऐसे सोच के करोगे तो सबट्रैक्शन कोई डिफिकल्ट नहीं है जी, सबट्रैक्शन सेम है जी एडिशन के मुताबिक है जी। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता क्या बनेगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 180 माइनस थीटा। बस जो पैरेललोग्राम के अंदर एंगल बन रहा है आपको वो एंगल कंसीडर करना है। यहाँ पे पैरेललोग्राम के अंदर 180 माइनस थीटा बन रहा है, और tan बीटा का फॉर्मूला है जी Q sin of 180 माइनस थीटा अपॉन P प्लस Q cos 180 माइनस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, मैं सिखा रहा हूं जी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं A और B, इनके बीच में एंगल है थीटा, दो वेक्टर्स हैं A और B, इनके बीच में एंगल है थीटा, तो फॉर्मूला है A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। इसको मैं स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोल रहा हूं, स्केलर प्रोडक्ट, इसको सिंपल प्रोडक्ट नहीं बोलना है। वेक्टर्स में ध्यान रखना यहाँ पे डॉट है तो डिफरेंट मतलब है, अगर इसमें यहाँ पे क्रॉस डाल दूं तो डिफरेंट मतलब है इस चीज का। अगर दोनों में कोई सिंबल ही ना डालूं ये कोई मतलब ही नहीं, ऐसा कभी लिखना ही नहीं है। स्केलर्स में कुछ मर्जी लिखो, डॉट लिखो या क्रॉस लिखो या कुछ भी ना लिखो, बट वेक्टर्स में डिफरेंट है चीज। A डॉट B इज इक्वल टू AB cos। इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आया दैट इज अ स्केलर, जो प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आया दैट इज अ स्केलर। इसमें कुछ रूल्स हैं, रूल्स ये हैं कि I डॉट I इज इक्वल टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K इज इक्वल टू 1। I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K इज 1। I डॉट J हो या J डॉट I, इसकी वैल्यू 0 है। I डॉट K हो या K डॉट I, इसकी वैल्यू 0 है। J डॉट K हो या K डॉट J, इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है जी। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे डॉट प्रोडक्ट यूज हो रही है, जिन फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट यूज हो रही है।
पहला फॉर्मूला है जी वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस, एफ फोर्स है और एस डिस्प्लेसमेंट है जी। सेकेंड फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये डॉट प्रोडक्ट है वेलोसिटी एंड वेलोसिटी, वी डॉट वी। थर्ड फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ये वर्क है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पावर है, पावर इज फोर्स डॉट वेलोसिटी। इससे पहले शायद हमारे मन में कंफ्यूजन रहती है 10th तक, ये फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो वर्क स्केलर कैसे हो गया जी? ये स्केलर इसलिए क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से बना हुआ है जी। फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, बट पावर स्केलर इसलिए है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से बना हुआ है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं डॉट प्रोडक्ट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब है ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए मैटर नहीं, दोनों का आंसर सेम है। ए डॉट बी करो या बी डॉट ए, दोनों का आंसर सेम है, कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे करते हैं। और देखो जी प्रॉपर्टीज इसकी, ये ध्यान से नोट करिए। देखिए आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के सभी की वैल्यू 1 है जी। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 है जी, ठीक है। अब और देखो जी प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में करते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कह रहा है जी? ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। पहला था कॉम्यूटेटिव लॉ में कर रहे हैं, सेकंड ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कर रहे हैं। थर्ड है ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फोर्थ प्रॉपर्टी है अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है तो ध्यान से देखो जरा, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0। हाईलाइट कर लो इस प्रॉपर्टी को, ये परपेंडिकुलर प्रूव करने का मेथड है। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। फिफ्थ है अगर पैरेलल है जी तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि साथ में cos 0 आ जाएगा, cos 0 विल बी 1, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। ये था डॉट प्रोडक्ट के बारे में या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। अब है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका नाम एक और है जी वेक्टर प्रोडक्ट। इसका एक नाम और भी है वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्या कह रहा है जी क्रॉस प्रोडक्ट कि मेरे पास अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इसके बीच में एंगल है थीटा, तो फॉर्मूला है ए क्रॉस बी इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप, where n cap is a unit vector। ध्यान से देखो, n cap is a unit vector which is perpendicular to both a and b। n cap एक वेक्टर है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, n cap is a unit vector which is perpendicular to both a vector and b vector। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा इनटू n cap। अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, तो ये n कैप का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब जिसके कुछ रूल्स हैं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इन सब की वैल्यू 0 है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, सबकी वैल्यू 0 है। आई क्रॉस जे इज के, J cross K is I, K cross I is J। ठीक है, इसको याद रखने का रूल है I J K। अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं तो पॉजिटिव होएगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I is J। बट अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊं, एंटी क्लॉकवाइज
अब देखो जे क्रॉस आई, अपनी फिंगर रखो जे से आई की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर जे क्रॉस आई है तो इसकी वैल्यू माइनस के है, जे क्रॉस आई की वैल्यू माइनस के है। अब देखो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज इक्वल टू माइनस आई। अगर आई क्रॉस के करूंगा, आई क्रॉस के, देखो ये फिंगर आई क्रॉस के, ये भी एंटी क्लॉक, आई से के की तरफ जा रहा हूं, दैट इज माइनस जे। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स लिखो जी इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट की। फर्स्ट एग्जांपल है टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये टॉर्क है, आर डिस्टेंस है, एफ फोर्स है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। सेकेंड है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। एल है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, आर डिस्टेंस है और पी लीनियर मोमेंटम है, पी लीनियर मोमेंटम है। और फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। v यहां पे लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और r रेडियस है। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस है। एक और फॉर्मूला नोट कर लो, a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, a is equal to alpha cross r, where a is acceleration, alpha is angular acceleration and r is radius. a acceleration है, alpha angular acceleration है and r is radius. अब लिखो जी properties of cross product, properties of cross product क्या है? properties फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं कर रही। जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करती प्रॉपर्टी। फर्स्ट है इट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं कर रहा है, जैसे a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। अभी बताया मैंने जैसे i क्रॉस j की वैल्यू तो k है और j क्रॉस i की वैल्यू माइनस k है, इसमें माइनस का फर्क होता है। तो ध्यान से नोट करो, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। इसमें माइनस साइन का फर्क है, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। सेकेंड है इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी है अगर मेरे को प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स पैरेलल है, a इज पैरेलल टू b, अगर मेरे को प्रूव करना है तो a क्रॉस b विल बी जीरो। पिछली बार मैंने करवाया था अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो है, बट अगर मेरे को पैरेलल प्रूव करना है तो a क्रॉस b इज जीरो। फोर्थ प्रॉपर्टी है a क्रॉस a इज इक्वल टू जीरो, a क्रॉस a इज इक्वल टू जीरो, जबकि पिछली बार किया था हमने a डॉट a इक्वल टू जीरो। फिफ्थ प्रॉपर्टी है जी अगर दो वेक्टर्स हैं a और b, इसके बीच में एंगल है थीटा, तो पैरेललोग्राम का एरिया पता है किसके बराबर हो जाएगा? जो ये पैरेललोग्राम का एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। ये मेन प्रॉपर्टीज है ये क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट करो। अगर मेरे को ट्रायंगल का एरिया पूछा हो, इसमें दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों सेम बन रही हैं। अगर पूछो मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ a क्रॉस b।
हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। कई बार ना साइड्स नहीं गिवन होती है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन होते हैं। एक डायगोनल ये वाला जी, एक डायगोनल ये होता है, एक डायगोनल की वैल्यू है T1, एक डायगोनल की वैल्यू है T2। तो कई बार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ लेते हैं, वो पता है कितना होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2। और सुनो प्रॉपर्टी, ये x y और z एक्सिस है, कोई वेक्टर है A, इट मेक्स एंगल अल्फा विद x एक्सिस, बीटा विद y एक्सिस। अगर कोई वेक्टर A है, इट मेक्स एंगल अल्फा विद x एक्सिस, बीटा विद y एक्सिस एंड गामा विद z एक्सिस। अल्फा एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बना रहा है y के साथ, और गामा एंगल z एक्सिस। ये डायग्राम में मार्क नहीं हो सकता, क्या होगा? 3 डायमेंशनल डायग्राम है। तो एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, where alpha is angle made by vector with x axis, beta with y axis and gamma with z axis। अब इसी की एक फॉर्म एक और भी बन जाती है। मेरे को ये पता है sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो यहां पे फिल कर, तो cos स्क्वायर की जगह पे आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू। ठीक है जी, ये तीनों नंबर राइट साइड पे लेके जा रहा हूं। sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू ये 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 इधर आ गया, तो प्रॉपर्टी ये बन गई sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये भी प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। अब लॉजिक सिखा रहा हूं क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट टाइम पे। काफी स्टूडेंट्स के मन में प्रॉब्लम होती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वर्क की शॉर्टेस्ट टाइम मिलेगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है। शॉर्टेस्ट डिफरेंट है जी, शॉर्टेस्ट टाइम डिफरेंट केस है। इनके प्रूफ तो नहीं कर रहा, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं जी मैं। प्रूफ हमने क्लास में कर लिया जी सभी के। हेडिंग नोट करो, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, इसके दो केस है, एक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एक है शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और एक है शॉर्टेस्ट टाइम। फर्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर पर्सन ने रिवर क्रॉस करनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, ये रिवर राइट हैंड साइड को फ्लो कर रही है, पर्सन यहां पे है, ए से स्टार्ट कर रहा है, तो कॉमन सेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। अगर ए टू बी स्विमिंग करेगा तो बी तक नहीं पहुंचेगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तो पर्सन उतना ही डिस्टेंस पीछे को स्टार्ट करेगा, ए टू सी। ये रिवर है, ताकि रिजल्टेंट वेलोसिटी बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए। ये वाला एंगल है थीटा। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में रिवर क्रॉस करनी है पर्सन को, तो ध्यान से देखो, पर्सन का थोड़ा एंगल 90 से ज्यादा है, ये टोटल एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। अगर पर्सन ए टू बी जाएगा तो बी पे नहीं पहुंचेगा, तो इधर पहुंच जाएगा। जितना डिस्टेंस वो आगे जाएगा उतना डिस्टेंस वो पीछे को टारगेट करेगा। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सेकंड है शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम का क्या केस है? अगर पर्सन को रिवर क्रॉस करनी है शॉर्टेस्ट टाइम में, तो बिल्कुल वो परपेंडिकुलर स्विमिंग स्टार्ट करेगा रिवर के। ये रिवर है, ताकि रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरफ आ जाए। ये सभी के हमने प्रूफ किए हुए ये थ्योरी टाइप में जी, ठीक है। तो बस डायरेक्ट याद कर लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करना तो ऐसे जाएगा, अगर शॉर्टेस्ट टाइम में जाना तो ऐसे जाएगा। नेक्स्ट है
कुछ रेनफॉल के ऊपर बेस क्वेश्चन है जी कि पर्सन अम्ब्रेला कैसे होल्ड करे ताकि उसको बारिश ना लगे। इसमें भी दो केस है, अगर पर्सन रेस्ट में और अगर पर्सन मोशन में। अगर पर्सन रेस्ट में वो कैसे करना है, अगर पर्सन मोशन में है तो कैसे करना है। पहले पर्सन अगर रेस्ट में है वो सीखा। सपोज ये रेन डाउनवर्ड फॉल कर रही है, रेन डाउनवर्ड फॉल कर रही है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, विंड टुवर्ड्स वेस्ट चल पड़ी है, विंड टुवर्ड्स वेस्ट चल पड़ी है, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। तो उसको अम्ब्रेला इस एंगल पे पकड़नी पड़ेगी। एंगल चाहे हॉरिजॉन्टल के साथ सॉल्व कर लो या वर्टिकल, कोई फर्क नहीं है। सपोज में वर्टिकल के साथ, तो इस एंगल के साथ वो अम्ब्रेला पकड़ेगा ताकि उसको बारिश ना लगेगी, ठीक है। और रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट सेकंड केस में ध्यान से देखो, अगर पर्सन मोशन में थी, ईस्ट वेस्ट अप डाउन, बारिश तो सपोज डाउनवर्ड ही फॉल कर रही है और पर्सन टुवर्ड्स वेस्ट चल पड़ा। पिछले क्वेश्चन में विंड थी, अब ये पर्सन है टुवर्ड्स वेस्ट चल पड़ा। तो जो बारिश है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन फॉल कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा माइनस v विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन देखनी है। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है जी, va माइनस v। तो जो रिजल्टेंट है यहां पे आ जाएगा। क्वेश्चन देखो सेम है जी, यहाँ पे विंड फ्लो कर रही थी, विंड ब्लो कर रही थी टुवर्ड्स वेस्ट, यहाँ पे पर्सन टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा था जी। अगर पर्सन टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है तो माइनस वीपी लगा के उसको रेस्ट में लेके आना है। तो ये वाला एंगल हो गया थीटा। फॉर्मूला फिर सेम है, r स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन स्क्वायर, और एंगल tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ये साइड होगी, ये साइड इसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये tan बीटा हो गया, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट टाइम हो गया, ये रेस्ट में और ये पर्सन मोशन में। हाँ जी, ये मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ जी, ध्यान से देखो जरा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ टू वेक्टर्स ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, दे प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट है 7 न्यूटन, सेकंड है 1 न्यूटन, थर्ड है 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को पता है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a प्लस b। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट है a प्लस b। तो a प्लस b किस में बन रहा है? ये फर्स्ट केस में बन रहा है। तो फर्स्ट केस में थीटा 0 डिग्री है, ठीक है। और मेरे को पता है अगर थीटा 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो किस में बन रहा है, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 25, ये 5 बन रहा है जी। थर्ड केस में बन रहा है, तो थर्ड केस का आंसर आ गया 90 डिग्री, ठीक है। जो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो तो डायरेक्ट हम ऐसे सोच सकते हैं जी। अगर थीटा 180 डिग्री हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a माइनस b। तो 4 माइनस 3 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन थर्ड केस, सेकंड केस में आ रहा है जी। तो ये थर्ड केस में 90 डिग्री एंगल हो गया और सेकंड केस में 180 डिग्री एंगल हो गया। ये तीन केस तो हमें स्टैंडर्ड पता है। अब ये डिफरेंट वैल्यू आ गई 6 न्यूटन, तो ये तो हमें प्रॉपर्ली फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। इसको फॉर्मूला कैसे लगा रहे हैं फोर्थ पार्ट में, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर बाई चांस ये फॉर्मूला याद ना है तो सारे क्वेश्चन इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। रिजल्टेंट है 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ध्यान रखो जी, मेरे सॉल्यूशन से पहले आप सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, फिर मेरे साथ आंसर मैच करो। डायरेक्टली देखने का कोई फायदा नहीं है, ये तो बस फिर मूवी चल रही है।
36 is equal to 9 plus 16 plus 24 cos theta. 16 plus 9 25. 36 minus 25 is equal to 24 cos theta. Cos theta की वैल्यू आ गया 11/24. ठीक है जी, ये डिवाइड करके बन रहा है जी अप्रोक्सीमेटली 0.45 और थीटा की वैल्यू अराउंड 62 डिग्री के करीब आ रही है. थीटा की वैल्यू 62 डिग्री के करीब आ रही है. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो जी. क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए स्टेटमेंट इसकी. If two vectors act in opposite direction, their resultant is tangential, and if they act at perpendicular to each other, resultant is 50 Newton. Find the two forces. क्वेश्चन पढ़ लिया, इसको सोचो, स्टॉप करो वीडियो को, सॉल्व करो, फिर मेरे साथ आंसर मैच करो जिसको. डायरेक्टली ऐसे नहीं करना. अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है a minus b, that is equal to 10. If they act perpendicular to each other, अगर perpendicular to each other लग रही है तो रिजल्टेंट की वैल्यू 50. रिजल्टेंट है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू 50. दोनों साइड पे स्क्वायर कर लिया. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2500. अब a की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पे पुट करना है. अब दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है. a की वैल्यू होगी है b प्लस 10, इसको यहां पे फिल करो. फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू निकाली b प्लस 10, तो ये बन गया b प्लस 10 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2500. बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर प्लस 20b माइनस 2400 इज इक्वल टू 0. तो 2 से डिवाइड कर दिया. बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 1200 इज इक्वल टू 0. तो बी स्क्वायर प्लस 40b माइनस 30b माइनस 1200 इज इक्वल टू 0. तो b प्लस 40 इंटू b माइनस 30 इज इक्वल टू 0. b की वैल्यू हो गया माइनस 40 या b की वैल्यू हो गया 30. कोई भी माइनस साइन तो बस डायरेक्शन बताएगा कि और कोई फर्क नहीं है. इसका मतलब ये हो गया अगर b की वैल्यू 30 है तो a की वैल्यू 40 होगी या रिवर्स हो जाएगी. अगर b की वैल्यू 40 लोगे तो a की वैल्यू 30 हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और कोई फर्क नहीं है इसमें. अब थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से. क्या गिवन है? इफ a कैप माइनस b कैप, if a cap minus b cap is equal to under root 2, इसका मैग्नीट्यूड है ये. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a cap plus under root 3 b cap. इसका हमें मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है. ध्यान से देखो जरा, मेरे को गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ a cap minus b cap is equal to under root of 2. ये यूनिट वेक्टर है जी. ये चीजें मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस b कैप इज इक्वल टू अंडर रूट 2. माइनस का फॉर्मूला होता है जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2. क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 और दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दिया. 1 प्लस 1 माइनस 2 1 इंटू 1 cos थीटा इज इक्वल टू 2. 2 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2. ये इस तरफ आ गया. 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. मतलब cos थीटा की वैल्यू 0 आ गई. तो इसका मतलब है थीटा 90 डिग्री है. तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है. मेरे को सॉल्व करना है मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप प्लस अंडर रूट 3 b कैप.
तो इसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि मेरे को गिवन है यूनिट वेक्टर है तो a का मैग्नीट्यूड आ गया 1 प्लस स्क्वायर हो गया 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2 इंटू 1, इसका मैग्नीट्यूड है 1 इंटू cos 90। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट 3 है, यहाँ पे अंडर रूट 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट 3 है यहाँ पे, so it becomes 1 plus 3 plus 2 into 1 into under root 3 cos 90 हो गया 0, तो ये हो गया 1 plus 3 plus 0, it is under root of 4 and under root of 4 is 2. मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप प्लस रूट 3b कैप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी तो ये सॉल्व करके आ गया 2। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स है यूनिट वेक्टर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको हाईलाइट कर लो। इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, इसके कहने का मतलब क्या है, अगर दो वेक्टर्स का सम करें, दो वेक्टर्स जो यूनिट वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो रिजल्टेंट भी 1 है। दो वेक्टर्स ए और बी को प्लस कर रहे हैं, जिनका रिजल्टेंट आ रहा है 1, ये पॉसिबल है जी। कब पॉसिबल है? जब थीटा 120 डिग्री होगी। इसको मैं प्रूव करूँ, ये स्टैंडर्ड है, याद करूँगी। अगर इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर, इफ a is equal to b is equal to r, तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होती है, ये याद कर लो। मैं प्रूव कर रहा हूँ कि 120 डिग्री है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 cos थीटा, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा इज 1 minus 2 minus 1, cos थीटा की वैल्यू -1/2 आ गई, सो थीटा इज 120 डिग्री। अगर सम करते वक्त इसमें एंगल 120 डिग्री का था, तो सब्ट्रैक्शन करते हुए देखो जरा एंगल कितना होगा। अगर सब्ट्रैक्ट ऐड करते हुए इसमें एंगल 120 डिग्री था, तो डिफरेंस करते हुए इसमें ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। एडिशन में एंगल अगर 120 डिग्री का, तो सब्ट्रैक्शन में एंगल 120 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा। तो न्यू रिजल्टेंट पता कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। एडिशन में एंगल 120, तो सब्ट्रैक्शन में 60 डिग्री, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 cos 60 है 1/2, 1 plus 1 plus 1, it is 3. So resultant is under root of 3. So resultant आ गया under root of 3. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या पूछना चाह रहा है, इसमें एंगल सॉल्व करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें एंगल पूछा है, एक एंगल 120 डिग्री गिवन है, एक एंगल 60 डिग्री गिवन है। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते इसमें एंगल कितना है, क्योंकि ना तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लग रहा है, ना यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लग रहा है। कोशिश करिए कि हमेशा जी पैरेललोग्राम लॉ लगाया जाए। इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे ले आएगा, इस वेक्टर को यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे ले आएगा, तो पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। स्टार्टिंग पॉइंट से इसको यहाँ एरो है, इसको एरो को उठा के यहाँ से यहाँ पर ले आए, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा जी। ये वाला एंगल हो गया 120 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 120 डिग्री है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। हाँ जी, नेक्स्ट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, ए वेक्टर इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक है, सेम डेटा के ऊपर बेस्ड है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 से 11 सेम डेटा तक बेस्ड है।
ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k और बी वेक्टर गिवन है, फाइंड a डॉट b। तो जब a डॉट b करना है इट इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k डॉट i माइनस j प्लस 2k। तो 2i डॉट i प्लस 3j डॉट माइनस j प्लस k डॉट 2k, मतलब i को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, j को j के साथ और k को k के साथ। सो इट बिकम्स 2 माइनस 3 प्लस 2, 4 माइनस 3 इट इज 1। तो ये चीज़ है डॉट प्रोडक्ट। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर स्केलर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड a क्रॉस b। इसी क्वेश्चन में a क्रॉस b सॉल्व करना है, i j k। पहले a की वैल्यूज है 2 3 1, फिर b की वैल्यूज है 1 माइनस 1 2। इट इज इक्वल टू i कैप इंटू 3 into 2 6 minus of minus 1 into 1 is 1 minus j cap into 2 into 2 4 minus 1 plus k cap into minus 2 minus 3. So it becomes 6 plus 1 7i minus 3j minus 5k। इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर i j k आ रहा है मतलब वेक्टर फॉर्म में आ रहा है। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है जो वेक्टर फॉर्म में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो जी, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। एंगल सॉल्व करने की टेक्निक है a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। a डॉट b की वैल्यू मेरे पास है 1। a का मैग्नीट्यूड है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इनटू b मैग्नीट्यूड। b का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस नहीं आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर फिर 1 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई है जी 1 बाई अंडर रूट ऑफ 13 14 और ये अंडर रूट ऑफ 6 हो गया। ये डिवाइड करने के बाद आ रहा है जी 0.109 और थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रही है जी 83 डिग्री। थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 83 डिग्री आ रही है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 9 जी। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। ये कैसे सॉल्व करेंगे? a क्रॉस b इज इक्वल टू a b sin थीटा इनटू n कैप। तो मेरे को n कैप की वैल्यू सॉल्व करनी है। n कैप है a क्रॉस b ओवर a b sin थीटा। इट इज a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। अब a क्रॉस b की वैल्यू मैंने सॉल्व कर ली है। इट इज 7i माइनस 3j माइनस 5k अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25। इट इज 7i माइनस 3j माइनस 5k ओवर अंडर रूट ऑफ 83 बाय अपॉन अंडर रूट ऑफ 83। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी, फाइंड एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस। मेरे को एंगल सॉल्व करना है जी ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस। जो वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ मैंने कोई वेक्टर सपोज कर लिया c दैट इज इक्वल टू i कैप। इसमें एंगल है थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा रहे हैं a डॉट c इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। a की वैल्यू मेरे पास 2i प्लस 3j प्लस k। c की वैल्यू है i।
ए का मैग्नीट्यूड है जी अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। सी का मैग्नीट्यूड है 1 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब देखो जी कितना बन गया, कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है 2i डॉट आई एस टू, यहाँ पे j नहीं है, यहाँ पे k नहीं है, बस 2i डॉट आई एस टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 14 इंटू 1। जब इसको डिवाइड किया जी, डिवाइड करके इसकी वैल्यू आ रही है जी 0.53 और थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ रही है जी 57 डिग्री के आसपास वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ये वेक्टर ए है, स्टेटमेंट सभी की सेम है, अलोंग बी वेक्टर। ए का कंपोनेंट अलोंग बी होएगा ए cos थीटा। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी विल बी ए cos थीटा। तो मतलब मेरे को ए cos थीटा की वैल्यू सॉल्व करनी है। फॉर्मूला लगा दिया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। मेरे को यहां पे वैल्यू चाहिए ए cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो ए cos थीटा आ गया जी ए डॉट बी अपॉन बी। व्हाट इज ए डॉट बी? इट इज 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4। तो ए cos थीटा की वैल्यू आ गई है 1 बाई अंडर रूट ऑफ 6। अब मेरे को जी एक्सप्रेस करना है जी वेक्टर फॉर्म में, तो ए cos थीटा को बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो। ए cos थीटा की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट ऑफ 6 और बी कैप है बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी वेक्टर की वैल्यू है जी मेरे पास आई कैप माइनस जे प्लस 2k ओवर अंडर रूट ऑफ 6। तो ये सॉल्व करके आ गया आई माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल आपको इंट्रोड्यूस किए हैं जी, कुछ डॉट प्रोडक्ट के बारे में, कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, कुछ एडिशंस के, कुछ सब्ट्रैक्शन के बारे में जी बेसिक न्यूमेरिकल आज मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं। इन न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से स्टडी करिए और कॉपी में अपना रिकॉर्ड करिए। ठीक है जी, थैंक्स स्टूडेंट्स, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो जी। ठीक है जी, और सभी इसके प्रॉपर इसके नोट्स में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।